चलिए देखिए, जो क्लास 10th का अध्याय आपका 8 दिया गया है वह क्या है आपका लिखा गया है, त्रिकोणमिति आपका लिखा गया है। तो ये जो आपका त्रिकोणमिति है ये क्लास 9th में भी था, लेकिन आपका नई पैटर्न के अनुसार ये आपका निकाल दिया गया है क्लास 9 से त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में क्लास 9th वाले अब जानकारी से अनभिज्ञ रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा त्रिकोणमिति, तो ध्यान दीजिए इसके कहने में ही हमारा सब कुछ है, शब्द निहित है। देखो क्या पहले आ रहा है, त्रि का मतलब क्या होता है, 3, और कोण का मतलब क्या होता है, कोण ही होता। और मिति का अर्थ क्या होता है, मापना। कहने का मतलब ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों से संबंधित हम नापेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। ये इसका क्या हो गया, कथन के अनुसार इसकी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा में हम क्या कहें कि त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ क्या होता है, मापना। ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाओं या 3 कोणों से संबंधित भुजाओं को हम नापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के कुल जो अनुपात होते हैं वह 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो जैसे ही मैंने बताया कि 6 अनुपात होते हैं तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत प्रश्न ये उठ गया होगा कि वो 6 अनुपात कौन कौन होते हैं। तो पहला अनुपात आपका होता है साइन, दूसरा होता है आपका कास, तीसरा होता है आपका टैन, और आपका चौथा जो होता है वह होता है कोसेक, जो होता है 5वां वह आपका होता है काट, और जो 6वां होता है आपका वह होता है सेक। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वह केवल 2 ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे हमारी, मैंने क्या बताया, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो केवल 2 ही अनुपात होते हैं। यदि कुल अनुपात की बात की जाए तो कुल कितने अनुपात होते हैं, 6। कौन कौन, साइन, कास, टैन, कोसेक, काट, सेक, ये क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात है। अब जैसे ही मैंने लिखा साइन, कास, टैन, कोसेक, काट, सेक, तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा या आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है घटना घटित कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक आप लोगों से ये पूछ सकता है कि साइन, कास, टैन कहाँ से आए। ऐसा तो है नहीं, यह एकाएक जमीन पर आ टपके होंगे, इनका कहीं क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक परिभाषा त्रिकोणमिति का ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित भुजाएं और कोणों को नापना, निकालना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति की शुद्ध परिभाषा निकलती है पूरे त्रिकोणमिति में जो आपका चलता है वह कैसा त्रिभुज चलता है, समकोण त्रिभुज चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित निकालना ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज मैंने बताया, तो आप लोग इसको भली भांति से जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC और इसका जो कोण B है वह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90। ये जो इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है ये किसको प्रदर्शित करता है, 90 डिग्री के कोण को।
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। आप लोगों ने अध्याय 6 त्रिभुज वाले में पढ़ा था कि त्रिभुज कुल कितने प्रकार के होते हैं और समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा क्या कहलाती है। उसी को हम फिर से रिवीजन करते हैं। ऐसी भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ध्यान से आप समझिएगा मेरी बात को। ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो भुजा आधार से, जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आधार। तो जैसे ही मैंने कहा कि जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। तो आप लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न उठ गया होगा कि सर यदि मैं इस चित्र को ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे मोड़ दूं, तो ये आधार हमारा कैसा कार्य करेगा? लंब का कार्य करेगा। या आप इसकी परिभाषा से ही पकड़ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ए भी तो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लंब और आधार आपस में क्या किए जा सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लंब आधार आपस में बदले जा सकते हैं लेकिन कर्ण भुजा आपस में कभी परिवर्तित नहीं होती। तो ऐसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी पूछ लिया जाएगा, समकोण त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा जिसका मान बदलता नहीं? तो किसका मान नहीं बदल रहा है? कर्ण का मान नहीं बदल रहा। और ऐसी कौन सी जो दो भुजाएं हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है? लंब और आधार। यदि मैं ऐसे देखूं सामने तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा, यदि मैं इस तरफ देखूं तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं? यस बना रहा है। तो यदि इस तरफ से देखूं तो ये आधार होगा, ये आपका लंब होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि मैं ऐसे सामने से देखूं तभी भी 90 डिग्री का कोण बना रहा, तब भी ये क्या कहलाएगा? लंब ही कहलाएगा। तो समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? यस सर। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण निकल के आता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। केवल आपकी प्रश्नावली जो 8.1 है, 2 ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है सवाल। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए, पहले इसको समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि साइन कास टैन कार्ड कोसेक सेक कहां से आए, तो यदि मैं आप लोगों से कहूं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकाल दीजिए, तो यदि मैं अनुपात निकाल दूं लंब बटा आधार या लंब बटा कर्ण, तो यदि हम इस भुजा और इस भुजा का अनुपात निकालूं तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण से ही किसकी उत्पत्ति होती है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक बार मैं लंब के बटे में क्या लिखा? कर्ण। एक बार हम लंब के बटे में क्या लिखेंगे? तो ये दूसरा अनुपात क्या निकल जाएगा? लंब बटा आधार। और ये लंब बटा आधार किसकी उत्पत्ति करता है? टैन थीटा की उत्पत्ति करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि टैन थीटा का सूत्र क्या होता है तो बताइएगा लंब बटे आधार। अब देखो, लंब के बटे में 2 ही आपका होगा, क्योंकि एक लंब के बटे में कर्ण लिखा जा सकता है या तो आधार, और कोई लिखा जा सकता है नहीं। अब दूसरी भुजा का अनुपात निकालो। दूसरी भुजा क्या है? आधार। आधार के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? आधार के बटे में एक बार लंब लिख सकते हैं। तो आधार बटे लंब किसकी उत्पत्ति करता है? काट थीटा की उत्पत्ति करता है। अब देखो,
और मैं आधार के बटे में क्या लिख सकता हूँ? कर्ण लिख सकता हूँ। तो आधार बटे क्या हो गया आपका? कर्ण। एक किसकी उत्पत्ति करता है? काश थीटा की उत्पत्ति करता है। और यहाँ ध्यान दो आप, अब मैं इस भुजा के बटे में कोई भुजा लिख सकता हूँ? केवल दो ही लिख सकता था। तो दो ही क्वेश्चन है आपका, ये बना सकते हैं। अब कर्ण के अनुपात में लिखो, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण के बटे आप आधार लिख सकते हैं। तो एक बार कर्ण के बटे में आधार हो जाएगा, और कर्ण बटे आधार जो होता है वह सेक थीटा का मान होता है। किसका मान होता है? सेक थीटा का। और कर्ण के बटे में और दूसरी भुजा का अनुपात क्या लिख सकते हैं? लंब। तो कर्ण बटे लंब किसका अनुपात हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। ये भुजा में सूत्र हो गया। तो ध्यान दीजिए, जो ये साइन, काश, टैन, काट, सेक, कोसेक है, ये कहां से आए हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं से अनुपात से। फिर से आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये अक्सर कोई व्यक्ति पूछ लेगा, या हो सकता है कि आपका कोई सहपाठी ही पूछ लेगा कि आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो बताइए कि साइन, काश, टैन ये कहां से आए? तो साइन, काश, टैन ये कहां से आए? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से आए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और कोई अनुपात बनाया जा सकता है? तो कुल कितने अनुपात हो गए? 6। तो इसलिए त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। अब आपको मैंने बताया, इनको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है कि आपको याद करने का इसका ट्रिक है लाल बटे कक्का। यल फार होता है लंब। यल फार क्या होता है? लंब। ए फार कहेंगे हम आधार। तो ए फिर यल आया, तो यल का मतलब लंब हो गया है आपका। के का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ध्यान दो, लाल बटे तो लाल बटे कक्का अर्थात देखो एक एक का अनुपात निकालो, एक एक अल्फाबेट का। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसकी उत्पत्ति करेगा? साइन का। किसकी उत्पत्ति करेगा? साइन का। और आधार बटे कर्ण काश थीटा, और लंब बटे आधार टैन थीटा। मतलब इनका अनुपात ऐसे याद करना, साइन, काश, टैन। तो साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। काश थीटा का भुजा में सूत्र क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और ये टैन थीटा का लंब बटे आधार। अब इन्हीं के व्युत्क्रम कर दो। इन्हीं का क्या कर दो? तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। एक बार मैंने ऊपर से अनुपात निकाला है, तो दूसरी बार हम क्या करेंगे? नीचे से। तो कर्ण बटा लंब। देखो कर्ण बटा लंब कहीं लिखा गया होगा आपका यहाँ, कर्ण बटा लंब। तो किसकी उत्पत्ति करेगा? कोसेक थीटा। तो इसका मतलब मैं ये बता सकता हूं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, मैंने अभी अभी इस प्रश्नावली में बताया कि त्रिकोणमिति का जो मुख्य अनुपात है केवल कितना है? 2 ही है। लेकिन यहाँ पर कितने आ जा रहे हैं? 3 सीधे है तो 3 उल्टे। 3 को याद कर लो तो 3 और मिल जाएंगे, उन्हीं का उल्टा कर देना। इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने कहा केवल 2 ही मुख्य रूप से हैं। कौन कौन? केवल साइन और काश। जो ये तीसरा ये बनाया गया है, तीसरा क्या है? बनाया गया। कैसे बनाया गया? ध्यान दो, यदि मैं साइन थीटा में यहां समझ लीजिए, यदि मैं साइन थीटा में किसका भाग दे दूं? काश थीटा का भाग दे दूं, तो साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या लिखा गया? लंब बटे कर्ण लिखा गया। तो लंब बटे कर्ण लिख दीजिए। और काश थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण लिखा गया है आपका। तो यदि बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर, तो सबसे नीचे वाला गुणा में कहां जाता है? ऊपर।
अर्थात मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटे काश थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और गुणे क्या हो जाएगा आपका, कर्ण कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और आधार आपका नीचे हो जाएगा। यदि अंश हर में कोई एक जैसे दिखाई देते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, तो बचा है आपका क्या, बचा है आपका साइन थीटा बटे काश थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसकी उत्पत्ति कराता है, सूत्र में देखो भुजा में कौन आ गया, लंब बटे आधार, tan थीटा। तो इसका मतलब मैं एक कह सकता हूं कि tan थीटा का एक और सूत्र मिल गया अनुपात में साइन थीटा बटे काश थीटा। तो मुख्य रूप से केवल कितने होते हैं, दो ही होते हैं। यदि दो याद कर लो बाकी आप बना सकते हैं। तो तीन सीधे रहेंगे, तीन इसी के क्या रहेंगे, उल्टे रहेंगे। तो ध्यान दो कौन किसका व्युत्क्रम होता है। तो इस लाइन को आप लिखिएगा साइन कोसेक का, क्या लिखिएगा, साइन किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का। और जो होता है आपका कास किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, सेक का व्युत्क्रम होगा। और किसका व्युत्क्रम होगा, टैन किसका व्युत्क्रम होगा, काट का व्युत्क्रम होगा। कहने का मतलब ये है कि साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, कोसेक, और कास का उल्टा करेंगे सेक, और टैन का उल्टा कर देंगे काट। अर्थात सूत्र क्या बनता है, यदि कोई भी व्यक्ति पूछता है कि साइन थीटा का सूत्र अनुपात में बताओ, तो भुजा में नहीं अनुपात में पूछेगा, तो मतलब उसी साइन का टैन में ही बताना। तो एक बटा सूत्र क्या निकल जाएगा, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा, साइन का। देखो जब साइन कोसेक का हो रहा तो कोसेक का उल्टा क्या कर देंगे, साइन, तो क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कास किसका उल्टा होगा, एक बटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बटा कास थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये सूत्र अब बनता जाएगा आपका। उसी प्रकार tan थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बटा काट थीटा, और फिर या काट थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो काट थीटा बराबर एक बटे tan थीटा। अब बता देंगे यदि भुजा में सूत्र पूछेगा तो आप ये सभी सूत्र बताइएगा, यदि अनुपात में पूछेगा तो ये अनुपात में हो गया। अब देखो जो भी पूछेगा तो आप लोग एक बार उनकी बात को ध्यान से पूछना, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि साइन थीटा का सूत्र बताइए, तो साइन थीटा का सूत्र किसमें बताना है, ये बात अवश्य पूछना। यदि साइन थीटा का भुजा में सूत्र पूछेगा तो साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यदि अनुपात में कहेगा तो अनुपात में साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक सूत्र और बनता है, अभी देखो, यदि ये संख्याएं अंश बटे हर में मैं कर लूं और तिर्यक गुणा कर लूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, एक, उसका भी सूत्र मिल जाएगा आपका, क्या, तो आपका मतलब ये सूत्र बनाया गया, ये जितना भी सूत्र है कहां से किया गया, बनाया गया। और ये सारे जो सूत्र बनाए गए हैं कहां से बनाए गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यदि फिर से मैं एक बात को रिवीजन करता हूं, जो इनके मुख्य पॉइंट है, आपका मुख्य पॉइंट आपका क्या है कि यदि कहीं आपका कोई व्यक्ति पूछता है कि साइन का से कहां से आए हैं, तो बताइएगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं से अनुपात से आए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन आपको याद क्या करना है, भुजा में सूत्र, साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये सभी सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। तो सूत्र को नोट कर लो इसको।
चलो देखो यहाँ पर आपकी जो प्रश्नावली के लिए कॉन्सेप्ट आपके केवल 2 ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। पहला कॉन्सेप्ट ये आप लोगों को मैंने बताया कि जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। आप इसको भूल जाते हैं तो इसको लिख लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी प्रश्नावली 8.1 के लिए। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। इसको भी यदि भूल जाते हैं तो इसको भी आप लिख लीजिए। और जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यदि कोण B को देखा जाए तो B कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहां पर ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझना। दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी प्रश्नावली के लिए सवालों को लगाने में बहुत ही सहायता करेगा। ध्यान दो, यदि मैं बी बिंदु की बात करूं तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा। यदि मैं जैसे लूं कोण सी, यदि मैं कोण सी को लूं तो यहां पर देखो, जब अल्फाबेट आप बदल देंगे तो भुजाएं भी क्रमशः क्या होंगी, बदल जाएंगी। ध्यान से समझना मेरी बात। दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे इस पर आप 1 स्टार लगाओ चाहे 5-6 स्टार लगाओ, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है प्रश्नावली के लिए। आपका ये दूसरा कॉन्सेप्ट एक कहता है कि कोण की सम्मुख भुजा, मतलब कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वह क्या है आपका, कोण के सामने की भुजा क्या होता है, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसको आप नोट कर लो और याद कर लो और इसको हमेशा रिपीट करना, नहीं तो आप 8.1 की प्रश्नावली नहीं लगा पाएंगे। जैसे यहां पर देखो, यदि मैं कोण सी को देखूं तो कोण के सी के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, तो लंब कौन होगा, ए बी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यदि मैं कोण ए की बात करूं, यदि मैं किस कोण की बात करूं, तो यदि उनके कोण बदल रहे हैं तो मैंने बताया कि उनकी क्या बदलेंगी, भुजाएं भी बदलेंगी। तो यदि मैं कोण ए को लूं तो लंब कौन कहलाएगा, तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो इसका मतलब इस बार आधार क्या हो जाएगा, लंब। किस अल्फाबेट को देखने पे, कोण ए को देखने पे। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यदि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप 8.1 की प्रश्नावली का सभी सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हो। देखो क्या कह रहा है पहला सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। तो बिना अल्फाबेट वाला सर्वप्रथम आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हम क्या करेंगे, बिना अल्फाबेट वाला एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाया और जहां पर 90 डिग्री का कोण कह रहा है उसी बिंदु को आप रख दीजिए जहां समकोण दिखाया है आपने। तो कौन बिंदु समकोण है पहले वाले में, बी। तो इसका मतलब जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहीं पर हमें कैसा बिंदु रखना है, बी बिंदु रखना है। तो ए बी हो गया, तो ए हो गया, ए क्या हो गया, सी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सवाल में दिया है ए बी, यदि मैं ए से लेकर बी बिंदु तक की दूरी तय करूं तो इनकी लंबाई कितनी दी गई है, देखो कितना दिया गया है, मान दिया है 8.1 की प्रश्नावली में। कितना दिया गया है, ए बी का मान
24 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर BC, तो BC का मान कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए कह रहा है? साइन A का मान निकालिए। फिर किसका मान पूछ रहा है? कास A का मान निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसका मान निकालना है उसको एक स्टेप आगे सोचो, आगे कि हम कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। यदि हम साइन का मान निकाले भुजा में, तो साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो क्या यहाँ पर कर्ण का मान मालूम है? नहीं। तो हमें सर्वप्रथम हमें किसकी जरूरत पड़ी? कर्ण का मान। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में ही कि ऐसा त्रिभुज यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा ना मालूम हो, तो किस नियम से लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र मैंने बताया कि कब यूज किया जाता है? जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी ना मालूम हो। तो सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि लंब कौन कहलाता है समकोण त्रिभुज में? जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लंब का मान कौन हुआ? AB। तो AB का मान 24। तो क्या कर्ण का मान मालूम है? नहीं। तो इसको नहीं मालूम है, ज्यों का त्यों लिखो। आगे बढ़े, बराबर है तो बराबर। लंब का मान 24 है तो 24 लिखो। तो 24 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ा, प्लस है तो प्लस लिखिए। क्या लिखा है? आधार। तो आधार कौन होता है? जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है। तो यही जुड़ा है 90 से। तो आधार का मान कितना हुआ? 7 हुआ। तो आप जानते हैं यदि किसी संख्या पे घात लगाई गई हो और उसका मान निकालना हो, तो सभीयों को उतनी बार गुणा करके लिखते हैं जितनी उसकी घात है। तो 24 को कितनी बार गुणा करके लिखोगे? तो 2 बार गुणा करके लिखोगे। 24 गुणे 24 तो आएगा कितना? आपका कितना आएगा? 576। तो 576 का लीजिए। आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला? प्लस। और 7 को भी 2 बार गुणा करके लिखेंगे। 7 गुणे 7 तो कितना आएगा? 49। तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। हमें केवल किसका मान चाहिए? कर्ण का ही मान चाहिए। और जबकि वर्ग है तो एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं? तो जिसका मान निकालना केवल उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो हम किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है? विपरीत। तो वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। वर्गमूल का प्रतीक करड़ी। तो करड़ी बना लीजिए। तो 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण का मान कितना मिल जाएगा? 25। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कर्ण का मान कितना हो गया? 25। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम आप तीनों भुजाओं का मान निकाल लेना और मान निकालने पर जिसका मान पूछ रहा उसको पहले भुजा में सूत्र लिखना। किसका मान पूछ रहा है? साइन A का। तो पहले कोण को भूल जाओ, पहले अनुपात पे ध्यान दो। पहले हमें किस पे ध्यान देना है? अनुपात। तो अनुपात कैसा है? साइन। तो साइन का भुजा में अनुपात का सूत्र क्या होता है? तो साइन थीटा का भुजा में जो सूत्र होता है वह लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। अब ऐसे सूत्र को लिख लिए और सूत्र को लिखने के बाद आप क्या करिएगा? कोण पे ध्यान दीजिएगा। तो इस अनुपात के साथ हमें कैसा कोण लेना है? ए कोण लेना है। तो ए कोण को देखो। यदि मैं ए कोण को देखूं तो मैंने बताया कोण के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है? तो लंब का मान कितना मिल गया?
7 बटा है तो बटा, और कर्ण का मान है कितना 25, तो साइन ए का मान कितना मिल गया 7 बटा 25। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो काश ए का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो काश ए का मैंने मान कहा, तो यदि किसी भी अनुपात का मान निकालना हो तो सर्वप्रथम हम किस पे विशेष ध्यान देंगे, अनुपात। तो अनुपात कैसा है, काश थीटा। तो काश थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब भुजा में सूत्र लिखने के बाद आप किस पे ध्यान दीजिएगा, कोण पे। किस कोण को देखना है, एक कोण को देखना, जो लिखा रहेगा अनुपात के साथ उसको देखो। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब क्या हमें चाहिए, नहीं चाहिए। और लंब के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण में कितना होगा, तो ए आपका लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो ए क्या होगा, तो आधार का मान कितना मिल गया 24 बटा 25। कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हुआ कि नहीं। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, साइन सी का मान। किसका मान पूछ रहा है, साइन सी का मान। चलो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, चलो खड़ी हो जाओ तो साक्षी, खड़ी हो जाओ। साइन सी का मान बताओ क्या होगा, हाँ साइन सी का मान क्या होगा, 7 बटा 25 होगा। तो 7 बटा 25 होगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया बेसिक इसका, मैंने कहा कि सर्वप्रथम हमें कोण पे ध्यान नहीं देना, पहले उसका भुजा में सूत्र लिखना। तो भुजा में सूत्र लिखो साइन थीटा का, तो साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे लिख लिए, लंब बटे क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो आप भुजा में सूत्र लिखने के बाद किस पे ध्यान देना है, कोण पे। अब हम किस कोण को देखेंगे, सी। तो कोण सी देखो यहाँ है, यहाँ मिला। तो कोण के सामने वाली, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, तो कोण के सामने की भुजा क्या हुई, तो लंब कितना हुआ 24। तो साइन सी का मान कितना मिल जाएगा 24। और कर्ण का मान कभी बदलता ही नहीं है, तो कर्ण का मान आया कितना 25। तो साइन सी का मान कितना मिल गया 24 बटा 25। आया समझ में कि नहीं, बताओ। जब बताया जाता है तो कहीं हवा में झूलती होगा, हाँ। आपको पढ़ाई में केवल एक ही बात को ध्यान रखना है कि चाहे अध्यापक हो, चाहे मिस हो या मैडम, जो भी आपके सामने आते हैं समझाते हैं, केवल उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। यदि सुन ले गए तो कभी आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। अब सर जी पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो क्या हम बकबका रहे हैं कुछ समझ में आएगा, कभी आएगा ही नहीं जीवन में। तो बात को सुना करो, नहीं तो हम अंग भंग कर देंगे किसी दिन। या तो पढ़ोगी तो कुछ काम गिर हो जाओगी, या तो छोड़ दोगी तभी भी काम गिर हो जाओगी। तो अब सवालों को सभी को लगा लेंगे कि नहीं, चलो बताओ आप लोग को tan b का मान बताओ, tan b का मान कितना होगा। सवाल आपका जो दूसरा कह रहा है, कह रहा आकृति। तो सर्वप्रथम आकृति कहा, तो सर्वप्रथम आप एक आकृति बना लीजिए। तो मैंने एक आकृति बनाया, और आकृति कैसा बनाया है, ये लिखा है P और ये लिखा है Q। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर R लिखा है। ये आपका लिखा है 12, ये आपका लिखा है 13। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है tan P माइनस क्या, काट R का मान निकालिए। तो ध्यान दीजिए, मैंने इस प्रकार के सवालों में आप लोगों को बताया कि एक स्टेप आप आगे सोचिए कि हमें निकालना क्या है, क्या उनका मान मालूम है। ध्यान दीजिए, tan P बराबर क्या, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार। तो लंब का मान मालूम है क्या, आधार का मान मालूम है? नहीं। तो मैंने कहा यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा ना मालूम हो, तो किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो डायरेक्ट लिख दें, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम मान निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब कौन है? जो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये लंब हो गया। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण कितना हो गया? 13 हो गया है आपका। तो आधार हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने लिखा, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो क्या हमें कर्ण का मान मालूम है? नहीं मालूम। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण के जगह पे 13। लंब तो जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब कितना दिया गया है? 12 का वर्ग प्लस आधार का मान मालूम है? नहीं। तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस आधार का वर्ग। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल उसी को एक पक्ष में रहने दो और बाकी को एक पक्ष में पक्षांतर करो। तो इसका मतलब मैं केवल इसी को रहने दूंगा, तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना पड़ेगा? तो पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होता है? विपरीत होता है। तो प्लस का विपरीत क्या होता है? माइनस। तो इधर आएगा तो आपका माइनस हो गया है आपका बराबर आधार का वर्ग। तो 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा? 25। हमें केवल आधार का मान चाहिए, तो वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो आधार का मान आ गया करड़ी में 25, तो आधार का मान कितना होगा? 25 का वर्गमूल 5। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखिए आप लोग, हम आधार की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5। अब हमें जो निकालना है उसको लिखो। क्या निकालना है? tan p माइनस काट r निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा सूत्र में आप लोग, मैंने कहा हमें अभी कोण से मतलब नहीं। यदि किसी अनुपात का मान पूछ रहा तो पहले हम भुजा में अनुपात का सूत्र लिखेंगे। तो भुजा में अनुपात का सूत्र क्या होता है? tan थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिख दीजिए लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार किसका लेंगे? कोण P का लेंगे। माइनस काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। सूत्र को याद कर लेना है आप लोग, और जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप लूले लंगड़े ही रहेंगे, आप सही से चल नहीं सकते हैं। तो सूत्र को याद कर लेना। अब देखो हम किस कोण को देखेंगे? कोण P को। तो क्या कोण P 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब भुजा क्या होगी? बदल जाएगी। तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? तो लंब हमें कितना मिल गया? 5। तो ये लंब हो गया, कर्ण कभी बदलता ही नहीं, तो ये भुजा क्या हो गई? तो 5 बटा कितना आ गया? 12। आगे बढ़ा तो माइनस आधार। हमें किस कोण को देखना है? R। क्या ये कोण R 90 डिग्री का कोण बना रहा है? तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब का मान 12, कर्ण का मान 13 और आधार का मान 5। तो आधार हमें चाहिए तो 5 मिल गया। और हमें क्या चाहिए? लंब। तो लंब का मान 12। तो देखो अब यह समान चिन्ह क्या है? विपरीत। तो आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो आया कितना? 0। तो tan p माइनस काट r का मान कितना आ गया? 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं? प्रत्येक सबसे आसान तरीका कि आप पहले भुजा में सूत्र लिखो, फिर हमें कोण को देखना, और कोण को देखते हुए हमें भुजा का मान लिख देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का?
तो तीसरा सवाल जो दिया इसका हिंट आप समझ लीजिए। क्या लिखा है आपका? तीसरा सवाल आपका दिखा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए की जगह पे भुजा में सूत्र मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण का मान कितना दिया? 3/4। तो कभी आपका अंश अंश के बराबर तभी हो सकता है जब हम कोई एक जैसी चर राशि मान ले। तो हमने चर राशि माना x, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं, इसलिए लंब बराबर 3x और कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4x। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से मेरी बात समझिए। यदि कहीं भुजा में दिया गया है मान अनुपात में, तो पहले उस अनुपात त्रिकोणमिति के उस अनुपात को भुजा में लिख लेना। और ये भुजा अंश अंश के बराबर तभी हो सकता है और हर के बराबर तभी हो सकता है जब हम कोई एक जैसी चर राशि ले लें। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो मान में परिवर्तन नहीं होगा। यदि मैं लंब में कर्ण से भाग दे दूं तो लंब बटा, और इसमें भी भाग देंगे। यदि मैं बाएं पक्ष वाले में भाग दे रहा हूं तो बाएं वाले पक्ष में भी भाग देना पड़ेगा। तो x x से कट जाएगा तो 3/4 ही बचेगा कि नहीं? क्या उसके मान में परिवर्तन हुआ? तो आप बिना अल्फाबेट वाला एक क्या करिए? समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे बना लिए समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कौन एंगल दिया है? ए एंगल दिया, तो ए एंगल को ही समकोण कर दो। इसका मतलब जो भुजा जहां वहीं पर स्थित रहेगी, बदलेगी नहीं। तो यहाँ पर ए क्या है? समकोण है। तो ए यहाँ लिख दो, बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ। जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब का मान कितना? 3x। और कर्ण का 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण का मान 4x। इतनी बात क्लियर हुई? हमें आधार का मान नहीं मालूम, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा ना मालूम हो, तो किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपका क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सूत्र आप ऐसे लिख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान को उठा के रखो। कर्ण का मान कितना? 4 है। तो डायरेक्ट लिखे तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16x स्क्वायर। लंब का मान कितना? 3x। तो 3x का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ, इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं? कैसे आया? समझ में आया? आगे देखो, मैंने कहा जिसका मान निकालना, मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि केवल वह एक ही पक्ष में हो। तो कहीं न कहीं इसको हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिख लो। और इधर क्या बच गया? आधार का वर्ग। तो यदि राशियां समान है तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है? घटती है। तो 16 में से 9 गया, 7x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। हमें केवल क्या चाहिए? आधार ही चाहिए। तो ये देखो, वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्गमूल बराबर आधार। तो क्या 7 का जोड़ा बनेगा? नहीं। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको करनी में ही रहने दो। और x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे x गुणे x, तो एक जैसी दो संख्याएं का जोड़ा बन जाएगा। और जिसका जोड़ा बनेगा उसको करनी के क्या कर देंगे? बाहर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आधार का मान कितना होगा? करनी में 7 × x। सब कुछ मान मिल गया। तो मान पूछ क्या रहा है? का से। किसका मान पूछ रहा है? का से का मान। तो इसको देखो, का से का मान कितना होगा आपका?
तो देखो मैंने कहा कि जिसका मान निकालना हो पहले उसको भुजा में सूत्र लिखो। तो भुजा में cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ऐसे लिख लिए। अब हम किसको देखते हैं? कोण को देखते हैं। तो कोण है कितना है आपका? ए। तो ए पे देखो क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि जिस बिंदु को हमें देखना वह 90 डिग्री का कोण बना रहा, तो जो भुजा जहां है वहीं पर स्थित रहेगी, बदलेगी नहीं। तो जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और शेष भुजा क्या कहलाएगी? आधार। तो आधार का मान कितना? करणी में 7 इंटू यक्स, बटा है तो बटा। कर्ण का मान कितना? 4। यदि अंश स्वर में कुछ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो क्या करेंगे? काट देंगे। तो का से बराबर कितना आ गया? करणी में 7 बटा 4। समझ में आया कि नहीं प्रत्येक को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी का कोई डाउट है? बोलो। यदि कोई डाउट हो, आपको ना समझ में आया हो, तो आप बेहिचक पूछिए। जो भी आपका गुणा भाग कैलकुलेशन नहीं आता उसको भी पूछ लो। तो सभी को समझ में आ गया? तो आगे का सवाल लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? तो आगे का सवाल लगाना है आप लोग।